और अन्य मतलब कि निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो भवेश झा जी, आइए बात करते हैं इनसे कि क्या जो है अभी जो चुनावी रणनीति है, और दिल्ली में जैसे कहा जा रहा है कि कभी कहा जा रहा है कि बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, कभी कहा जा रहा है कि बीजेपी को 7 के 7 सीट मिल रही है, तो क्या है, आइए बात करते हैं। भवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्टिव लाइव में। संजय जी, सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहूँगा, और आपका जो चैनल है एक्टिव समाज, और मैंने देखा है कि लगातार एक्टिव समाज जो है वो समाज की बहुत सारी बातों को उठाता रहता है, और मैं काफ़ी समय से आपके चैनल को देख भी रहा हूँ, और अच्छा लगता है मेरे को जब आप सामाजिक चीज़ों के ऊपर लोग लेकर के डेली आपका डिबेट्स रहते हैं और आप समाज की चीज़ों को उठाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा, और सभी आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। बाकी आपका भी जो प्रश्न था शायद मैं अच्छे से सुन नहीं पाया। आपने मेरे से पूछा कि दिल्ली में 3 सीट आएंगी या 7 सीट आएंगी। हाँ, कभी कही जा रही है कि दिल्ली में बीजेपी को 7 के 7 सीट मिल रही है, कभी कही जा रही है नहीं 4 ही सीट मिल रही है, 3 ही सीट मिल रही है, क्या लग रहा है आपको? पहली बात तो मैं संजीत भाई पूछना चाहूँगा कि ये कहने वाले लोग कौन हैं? ये क्या ये मीडिया के लोग? ऑब्वियसली जब 7 सीट की बात आती है तो 7, अगर 7 सीट है और 7 की 7 आ रही है तो उस समय कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी पार्टी से ही, मतलब बीजेपी से ही आवाजें आती होगी। और जब 2-3 सीटें की बात आती है, 4 सीटें की बात आती है, तो विपक्ष वाले ही कहते होंगे। हाँ, मीडिया का काम है सुनना और सुनाना। संजीत भाई, आप एक पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 सीटों पे आ रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत करके आ रही है। और जो मोदी जी का सपना है, जो आज मोदी जी का सपना क्या, इस देश का के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का सपना है कि मोदी जी की सरकार बने, मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने, और इस बार कम से कम 400 सीटें, 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाए। तो इस कड़ी में काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है, पिछला जो हमारा घोषणा पत्र था, अगर हम उस घोषणा पत्र को देखें और आज की बात को हम देखें, तो जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें हम 95% जो है हमने काम किया है। तो हम काम के बेसिस पे, सबके साथ सबके विकास के बेसिस पे हम लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। हम किसी जाति धर्म के नाम पर कोई वोट अपील नहीं कर रहे हैं, हम क्योंकि अपने काम पर कर रहे हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि इस बार जो है दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीट अच्छे से आ रही है हमारी, और देश के अंदर मोदी जी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। नहीं, लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में कही जा रही थी कि जो है बीजेपी जो है एक तरफ से अगर देखी जाए तो क्रिकेटर को मतलब कि एक्टर को और सिंगर को, बीजेपी इन सभी को जो है मैदान में उतार दी, और शायद वो काम करेगी नहीं करेगा, मतलब ये ऐसे सांसद काम करेंगे नहीं करेंगे। ये संजीत भाई, मिथ्याएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, और जो व्यक्ति के मन के भाव होते हैं उसको आप समाप्त नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बोलता है। अगर आप क्रिकेटर की बात करें तो गौतम गंभीर जी, आप एक उदाहरण है, आपके क्षेत्र से चुनाव लड़के आए और इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से खुद से मना किया, और उनका काम बोल रहा था। उनके क्षेत्र में लोग बहुत खुश थे उनसे। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप देखिए उनके यहाँ उन्होंने एक रुपए में जो है वो खाने का एक अपनी रसोई बना रखी थी 1 रुपए में, और वो लगातार जमीन में लोगों से जुड़े रहे। और मुझे लगता है कि इतने सब सांसदों में उनका भी एक बहुत अच्छा काम रहा पूरे के पूरे। मनोज जी को आप ले लीजिए, मनोज जी का काम बेहद अच्छा है। आज आप उनके क्षेत्र में जाके देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने किया है। आप दिल्ली के इतिहास में मुझे दिखाइए कि डबल डेकर, ट्रिपल डेकर कभी आपने सुना था क्या कोई पुल बन सकता है? आप देखिए जाकर के क्या कमाल कर रहे हैं। वजीराबाद से हम निकलेंगे तो जो वजीराबाद का जो भजनपुरा का जो एक ट्रैफिक था, लोगों ने सोच लिया था कि ट्रैफिक समाप्त नहीं हो सकता। आप 3 महीने बाद चलिएगा, उस ट्रैफिक को खत्म करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप जिनकी बात कर रहे हैं कि जो सेलिब्रिटीज को आप जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उन सभी सेलिब्रिटीज ने काम किया है। और जहाँ तक ये अपने हंसराज हंस जी की बात थी, तो उनका भी मैंने कार्यकाल देखा है, बहुत अच्छे से कार्यकाल में रहे और वो पब्लिक में जुड़ के रहे हैं, सभी लोगों के पास गए हैं, काम अच्छे से किया है। तो आप ये तो मिथ्याएं हैं सर, इसको तो आप समाप्त कर नहीं सकते, किसी की सोच को आप नहीं बदल सकते हैं। काम बोलता, काम बोला है इस बार। आजकल जो डीडीए की जो है कुछ बातें जो है सामने आ रही है कि डीडीए में कहा जा रहा है कि जो है ये चुनावी मतलब कि उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जनता को परेशान किया जा रहा है। फिर क्या ये मतलब कि देखिए,
डीडीए से आपका अभिप्राय शायद अभी जो डीडीए के द्वारा जो एनओसी लेने की बात चल रही है, जो बिजली कनेक्शन के लिए पानी, लैंड पूलिंग वाली, देखिए ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया है। जब भी किसी पॉलिसीज को हम बनाते हैं तो बेहतर डेवलपमेंट के लिए हम उस पॉलिसीज को बनाते हैं, एक कुछ अच्छा हो सके इसलिए बनाते हैं। आप समझिए कि जब किसी कॉलोनी को हम विकसित करते हैं तो उसके अंदर कुछ आधारभूत जो उसकी सुविधाएं होती है वो सरकार को देना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो क्या हो रहा था कि अभी लगातार जो है, अभी 1731 कॉलोनियों को दिल्ली में पास किया, उनके लिए मोदी सरकार ने कहा कि भाई हम पीएम उदय योजना लेकर के आए हैं। पीएम उदय में हमने कहा कि भाई जितने भी 1731 कॉलोनी है जस की तस हम उनको पास कर रहे हैं और उनको मलिकाना अधिकार दे रहे हैं। तो जब हम 1731 को हमने अधिकार दे दिया और वो एक बाउंड्री वॉल के अंदर आ गई, यूडी ने उसका नक्शा पास कर दिया, उसको अपलोड कर दिया, साइट पे डाल दिया, और उसके बाद जब नई नई कॉलोनियां बसने लग गई तो ये स्टेप उठाना पड़ा कि भाई पहले आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। और अगर उसके अंदर भी क्या हो रहा है, जो अभी आप कई लोग ये प्रश्न है कि भाई हमारा तो यूडी के नक्शे में भी कॉलोनी है, यूडी के नक्शे में कॉलोनी होने के बाद भी हमारी ऑथराइज कॉलोनी भी है, लेकिन फिर भी हमारे जो है वो बिजली के कनेक्शन नहीं लग पा रहे हैं। तो उसके लिए भी उसमें क्या है कि जब आप उसके खसरे के अंदर जाएंगे तो उसमें खसरे 3 तरह के खसरे हैं, एक प्राइवेट लैंड है, एक गवर्नमेंट लैंड है, और एक ऐसी लैंड है जो कि आपके यहाँ पे जिसको आप ग्राम सभा की लैंड बोलते हैं। तो जो इन ग्राम सभा की लैंड जो है उसके ऊपर भी हम मीटर दे रहे हैं। जो सरकारी लैंड है, सरकारी लैंड पे भी हम मीटर दे रहे हैं और हम प्राइवेट लैंड पे भी मीटर दे रहे हैं। लेकिन उसके अंदर ऑप्शन ये है कि अगर सरकारी लैंड है और उस पर मुआवजा उठ गया है, तो अगर उस पर मुआवजा चला गया है तो ऐसी लैंड के ऊपर एनओसी नहीं मिल रही है। तो ये एनओसी का प्रोसेस इसीलिए लगा, वो एक चेक पॉइंट है। लेकिन जनता तो परेशान हो रही है। नहीं, जनता परेशान हो रही है, हम भी समझ रहे हैं इस बात को। इसके लिए अभी अगर देखी जाए तो तपती गर्मी में जो 45 डिग्री टेम्परेचर है, 47 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे टेम्परेचर में जो जनता अगर किसी के घर में बिजली नहीं लग रहा है तो वो तो परेशान हो रहा है। यकीनन हम भी इस चीज़ से परेशान है। हमने एक बात सुनी है कि जाके पैर न फटे बेमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो हम तो उसी मिट्टी से बन करके आए, हम भी अनऑथराइज कॉलोनियों में रहे हैं, और आज तो हमारे मैक्सिमम नेता भी हैं जो किसी गाँव से किसी अनऑथराइज कॉलोनी से ही लेकर के हैं, लेकिन प्रोसेस टेक्स टाइम। तो दिल्ली की जनता क्या उम्मीद कर सकती है कि मतलब इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के अंदर में ही, इलेक्शन के अंदर तो खैर संभव नहीं है, क्या इलेक्शन के बाद जो है डीडीए जो है एनओसी मांगना बंद कर देगी उन 1731 कॉलोनी में जिनका? इसके ऊपर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और बहुत जल्द हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ही इसके ऊपर आपको सुनने को मिल जाए। जो भी यूडी के अंदर जो अपलोडेड है और जो बाउंड्री वॉल के अंदर की जो कॉलोनियां हैं और जिनके खसरे नहीं चढ़ पाए थे, ऐसा नहीं है कि उनको मना कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे आप कोई नया खसरा लेकर के आ रहे हैं और वो खसरा उस लिस्ट में नहीं है तो उसको निरंतर चढ़ाने का काम चल रहा है। जिस एनओसी की आप बात कर रहे हो, एनओसी ऐसे नहीं मिलती है, वो खसरा उसमें ऐड होता है और ऐड होने के बाद फिर उसकी एनओसी मिलती है। तो ये हम कोशिश में है, ब्लूप्रिंट तैयार है कि आने वाले महीने 2 महीने के अंदर जितनी भी कॉलोनियों के वो खसरे जो छूट गए थे, जो सर्वे में नहीं आए थे या किसी भी कारण से वो मुआवजे वाले खसरे थे, तो उनको भी ऐड करके अगर उस पर मकान बन गया है और उसकी एनओसी स्टार्ट हो जाएगी। बीजेपी में एक अच्छा स्थान है आपका, बीजेपी में एक अच्छे लेवल पे आप हैं। सारे लोग जो है दिल्ली की जनता की बात कही जाए या दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं उनकी बात कही जाए तो ये कह रहे हैं कि जो है सिर्फ अरविंद केजरीवाल को चुनावी सभा को संबोधित नहीं करें, इसके कारण जो है उनको जो है मतलब कि किसी न किसी गलत केस में फंसा करके अंदर कर दीजिए। आप पे कितने केस हैं अब तक? जी नहीं भैया, जहाँ आग लगती है वहाँ धुआं होता है और यूं ही किसी को उठा करके बंद नहीं किया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, सीबीआई के पास भी है, ईडी के पास भी सबूत है, और उनको बंद केंद्र सरकार ने थोड़ी कर रखा है। उनको अगर बंद किया है तो ईडी ने बंद किया है, उसको बंद उनके लिए अगली बंद करने की जो कवायद लेके खड़ी है तो सीबीआई खड़ी हुई है। तो इसमें भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है। गलत करोगे तो गलत आपके साथ होगा, उसको आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। अगर गलत करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि उनको चुनाव में जो है भाषण नहीं दे पाए अपना चुनावी, लेकिन वो ये काम हमारा नहीं है, काम कोर्ट का काम है, और हम माननीय कोर्ट जो है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। और कोर्ट, अगर कोर्ट उनको जमानत देती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन वो काम तो कोर्ट का है ना, केंद्र सरकार का काम थोड़ी है किसी को जमानत देने का। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि मतलब कि आग लगी है, ठीक है, लेकिन चिंगारी जो है बीजेपी का ही डाला हुआ। ये तो मैंने भी आपसे कहा कि मिथ्याओं का तो कोई जवाब है नहीं। चिंगारी
बीजेपी ने उनको कहा था क्या कि जब जब कोविड के समय में, जिस समय में जो है जनता को वैक्सीन की जरूरत थी, जिस समय में ग्लूकोज की जरूरत थी, जिस समय में मेडिसिन की जरूरत थी, जिस समय के अंदर अनाज की जरूरत थी, जिस समय में बेसिक एमिनिटीज की जरूरत थी, उस समय में आप बैठ करके दारू की, शराब की पॉलिसी बनाओ। क्या भाजपा ने उनको बताया था क्या आप जाके पॉलिसी बनाइए उस समय में जाकर के? और आप एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें आप जो है शराब पीने की उम्र को कम कर रहे हैं, शराब के ठेकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के लिए है जो वो पिंक ठेके खोलने की बात कर रहे हैं, रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक ओवरनाइट चलाने की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसी करनी होगी भरना तो पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक चाहते हैं कि बीजेपी कम से कम अभी बचे हुए समय में अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलवा दे, जिससे कि वो चुनावी सभा को संबोधित कर सकें। देखिए कितना गलत इफेक्ट पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। एक चोर से अगर आप, या एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे लगे हैं, वो मुझे लगता है बोलने के आएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन ठीक है, अगर उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को बाहर आना चाहिए, आकर के चुनावी भाषण देने चाहिए, तो मान्य कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाके अपील करें। कोर्ट, अगर हम तो कह रहे हैं, अगर कोर्ट उनको कहती है कि हाँ उनको छोड़ जाए तो हम तो तैयार हैं। आप अगर वो कोर्ट ये कहते हैं कि वो निर्दोष है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो तो जो काम है वो कोर्ट का है, किसी केंद्र सरकार का या मेरे जैसे भाजपा के किसी कार्यकर्ता का तो है नहीं। क्या लगता है इसका इफेक्ट कुछ जो है, मतलब आपके वोट बैंक पे या आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कुछ आप पे शिफ्ट होगा, या फिर आपका जो है आम आदमी से शिफ्ट होगा? देखिए जो भी आम आदमी पार्टी के लोग अन्ना आंदोलन के समय में जुड़े, स्वराज की बात करने वाले लोग, जो करप्शन को खत्म कर, एंटी करप्शन की बात करने वाले लोग, आज अरविंद केजरीवाल के असली चेहरे को पहचान गए हैं, आम आदमी पार्टी के असली चेहरे को पहचान गए हैं। यही वजह है कि दिल्ली के अंदर कम से कम अब तक 600 से 700 कार्यकर्ताओं को और नेताओं को मिला करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। आज ही में अभी थोड़ी देर पहले आपके यहीं पे कुशक वन में था, कुशक वन में अभी मेरे सामने ही करीब 8 से 9 लोगों ने, जो कि आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे और वो अन्ना जी के समय से उनके फाउंडर मेंबर थे, उन सबों ने आज भाजपा का हाथ थाम लिया है। तो आप ये मान लीजिए कि आज के समय में आम आदमी या आम जनता को अगर हम छोड़ दें, अगर उनकी बात भी हम छोड़ दें, तो उसके बाद जो आज कार्यकर्ता है जो आम आदमी पार्टी का, वो भी मान चुका है कि आज अरविंद केजरीवाल जिस मंशा के साथ इस पार्टी का उदय हुआ था, वो सत्यानाश हो चुका है इस पार्टी का। और आने वाले समय में आप यकीन कीजिएगा कि 1 से 2 साल के अंदर ये पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टी में गड़बड़ी तो कांग्रेस में भी गड़बड़ी थी, मानते हैं आप? कांग्रेस पार्टी में भी गड़बड़ी थी। तो गड़बड़ी नहीं होती तो जाना है। गड़बड़ी अगर थी तो फिर राजकुमार, गड़बड़ी नहीं होती सीएजी नहीं होता। सीएजी तो आपके सामने हुआ था ना। ठीक है, एक घोटाले नहीं, लगातार जो है दुनिया भर के स्टैम्प घोटाला, सीएजी घोटाला और पता नहीं कोयला घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटाले जो है वो लगातार होते रहे 70 साल के अंदर। तो फिर कांग्रेस पार्टी से जो राजकुमार चौहान जी या मान के चले अन्य जो भी नेता जो है, मिनिस्टर्स जो है, वो जो पूर्व मिनिस्टर हैं, वो जो है आज भाजपा में आ गए हैं, तो क्या फिर वो जो है जो कांग्रेस में करते थे वो भाजपा में नहीं करेंगे? सर उनको सुधरने का एक मौका दिया गया था। भाई हर व्यक्ति होता है, हर आदमी का हर समय, अगर हमने किसी गलत पार्टी में हम चले जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि पार्टी के भी प्रेशर में आकर के एक अच्छा आदमी भी गलत काम कर जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि पार्टी के प्रेशर में आकर के कुछ गलत काम कर गए, तो उनको एक बार मौका दिया है। और आपने देखा होगा कि अभी जितने भी तरह की पार्टी के लोगों को हम लेकर के आए, उनको बड़ा पोर्टफोलियो नहीं दे गया, किसी को भी बड़ा पोर्टफोलियो इसलिए नहीं दिया गया है कि अभी हम देख रहे हैं कि वो अगर सही रहेंगे और अच्छा रहेगा उनका, तो पार्टी विचार करेगी उसके ऊपर। 400 पार का नारा है, क्या लग रहा है कि 400 पार कर पाएंगे? कोशिश तो रहेगी, जो ठाना था वो हुआ है, 2 बार तो करके दिखाया है, इस बार भी कोशिश तो रहेगी। और आप लोग वोट दीजिएगा तो पक्का 100% जो है वो नहीं, तो हमारी वोट से नहीं, हम तो विपक्ष में जो है, जहाँ पे अगर कही जाए तो सपा, बसपा, आरजेडी वगैरह सब जो है एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, तो क्या लग रहा है कि 400 में जो है वैसे अगर कही जाए तो न तो कांग्रेस जो है, अगर कही जाए जो फुल बहुमत से सरकार बनाने के लिए कांग्रेस भी इतनी सीट जो है लड़ ही नहीं रही है, चाहे किसी भी पार्टी की बात करें। तो देखिए कांग्रेस पहले होती थी रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद बनी कांग्रेस अपोजिट पार्टी ऑफ इंडिया, अपोजिशन पार्टी ऑफ इंडिया, और आज के समय में वो हुए सपोर्टिंग पार्टी ऑफ इंडिया। तो कांग्रेस की तो आप बात ही मत कीजिए, वो तो आज स्टेपनी हो गई है।
वो टायर होते हैं ना, 4 टायर होते हैं गाड़ी के अंदर, तो एक खराब होता है तो कहीं वहाँ पे कांग्रेस को लगा देते हैं। ये आज कांग्रेस की तो आप बात करना ही छोड़ दीजिए, ना कांग्रेस के पास विजन है, ना कांग्रेस के पास नेता है आज के समय में, और ना ही आज बीजेपी का विपक्ष अगर कहा जाए। दिल्ली के अध्यक्ष जब कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं तो ये समझ के लगिए तो कांग्रेस तो आज जो है वो कार्यकर्ता विहीन हो चुकी है। फिर इसका मतलब आप लोग मानते हैं कि बीजेपी आजकल जो है फाइट अगर करेगी तो आम आदमी पार्टी से करेगी? दिल्ली की बात कर रहे हैं आप? लेकिन नेशनल पार्टी कैसे दिल्ली, आप मुझे बताइए कैसे आम आदमी पार्टी टोटल 19 सीटों पे जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, जो पार्टी 19 सीटों पे, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मात्र 19 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बीजेपी का क्या मुकाबला कर सकती है? वो तो फाइट में ही कहीं नहीं है, उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं रहे हैं। वो तो आम आदमी पार्टी के लोग ये सोचे कि दिल्ली में जो वो उनके पास हमने 7 सीटें थी, उसमें से पहले ही जो है वो 3 सीटें तो खो चुके हैं। आम आदमी पार्टी वो पार्टी जो कांग्रेस को गाली बकती थी, और जो वो कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी को गाली बकती थी, इन्होंने गठबंधन करके दिल्ली के अंदर पहले 3 सीटें तो आम आदमी पार्टी अपनी खो चुकी है। भाई आप ये मान के चलिए कि 1.5 महीने बाद जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो 1.5 महीने बाद तो इन दोनों में जूत बजने वाला है, लठ बजने वाला है इनके अंदर। सॉरी ऐसी लैंग्वेज का कर रहा हूँ, लेकिन आवश्यक है लैंग्वेज, लेकिन लठ बजने वाले हैं आपस में। तो पहले तो 3 सीट तो पहले आम आदमी पार्टी हार चुकी है दिल्ली के अंदर, बच गई 4 सीटें, 4 सीटों में से तो 1 सीट भी इनकी आ ही नहीं रही आज के समय में। तो हमारी टक्कर, हम तो मान के नहीं चले इनको टक्कर में कहीं पर भी। ये तो कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं किसी के टक्कर में होगी ना। टक्कर में होती तो 400 कहाँ से आती सर? टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर नहीं है सर। 400 सीट आ रही है, निश्चिंत रहिए आराम से। 400 सीटें आ रही हैं और 400 सीट से ज़्यादा भी आ सकती है। ऐसा कोई आप बताइए ना, कौन सा ऐसा है जिसको हम टक्कर में मान लें? कौन सी ऐसी पार्टी ये है जो 543 सीटों में से 500 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, 400 सीटों पर चुनाव? तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि 2.5 लाख लोगों को हमने जो है मतलब नौकरी दिया था, फिर उसके बाद जो अभी जो है हम अगर हमारी मतलब इंडी गठबंधन अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम करोड़ों लोगों को जो है नौकरी देंगे, युवाओं को खासकर। देखिए जिस समय उन्होंने दिया था तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे, और जो मुख्यमंत्री जिसने नौकरी दिया था वो आज हमारे साथ है। तो जिस मुख्यमंत्री ने नौकरी दी थी, तो जो जिसको उन मुख्यमंत्री जी का जो विजन था नौकरी देने का, वो आज भी है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से निकल के आ गए हैं भाजपा में तो नौकरी देने का विजन समाप्त हो गया है। वो जब भी अपना भाषण देते हैं तो भूल जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री थे या उप मुख्यमंत्री थे। तो भाई साहब वो उप मुख्यमंत्री थे। अगर वो विजन कहीं आया है, वो नौकरियां आई हैं, और जिस नौकरी की बात चल रही है उसमें माननीय नीतीश जी का बहुत बड़ा हाथ था, और नीतीश जी आज भाजपा का अंग है, एनडीए के अंग है, और आने वाले समय में जो उनका विजन है, जो नीतीश जी का विजन था, वो उसको हम आगे लेके चलेंगे। बीच बीच में भटक जाते हैं, इसको भटकना नहीं बोलते हैं, वो बस ठीक है। अच्छा, एक बार मैं वापिस फिर दिल्ली आऊँगा। दिल्ली में भावेश जी जैसे चुनाव का समय है अभी, और दिल्ली में अगर देखी जाए तो जाम से जो अरविंद केजरीवाल ने एक के साथ एक जाम दिया था, उससे तो निजात मिल गई लोगों को, लेकिन जो नॉर्मल जो रोड पे जो जाम लोगों को मिलता है उससे जो है निजात नहीं मिलती है। क्या लगता है कि मतलब जो है मतलब ऐसे ही जो है दिल्ली की नागरिक जो है जाम में ही चलती रहेगी? देखिए आप दिल्ली को ध्यान से एक बार देखिए और पिछले 10 सालों में दिल्ली के सांसदों के काम को देखिए। आप चलिए पहले नजफगढ़ साइड चलते हैं, हम लोग पश्चिमी दिल्ली चलते हैं। पश्चिमी दिल्ली में जितना भी दिल्ली में ट्रैफिक आता था उसको रोकने के, एक तो दिल्ली के अंदर का ट्रैफिक, एक दिल्ली के बाहर का ट्रैफिक, तो जो दिल्ली के अंदर घूमता था। तो सबसे पहले जो हमने काम किया है, जो दिल्ली के बाहर का ट्रैफिक था उसको दिल्ली के बाहर ही रोकने की कोशिश करी है। आपने देखा होगा कि अभी जब हम चलते हैं तो हमने देखा कि अभी हमने द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया है, और द्वारका एक्सप्रेसवे से पहले केएमपी बनाया था। तो क्या हो रहा था, जो हरियाणा की तरफ से लोग आते थे पहले केएमपी पकड़ करके, और जो बाहर के लोग बाहर चले जाने लग गए थे। उसके बाद भी यहाँ ट्रैफिक की दिक्कत रही, तो हमने उससे एक कदम और आगे आए, और आकर के हमने क्या बनाया, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ हमने क्या बनाया, UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड नंबर 2। जब हमने ये सब बनाया है तो जो दिल्ली के अंदर जो मूवमेंट हरियाणा साइड से होता था वो सारा का सारा मूवमेंट हमने समाप्त कर दिया है। तो अभी मैक्सिमम लोग, अगर आपको हरिद्वार जाना है, आपको रुद्रपुर जाना है, आपको उत्तर प्रदेश में जाना है, आपको उत्तराखंड में जाना है, तो उन लोगों को दिल्ली में आने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए अपने जगह पे, अब यहाँ पर भी एक नेशनल हाईवे आपका मनोज जी ने बनाया है। उस हाईवे को बाहर से लेकर के और वो पूरा मेरठ मुजफ्फरनगर तक पूरा बाहर निकाल देंगे उसको। तो ये जो अंदर का ट्रैफिक था वो भी आपको ऊपर से एयरलिफ्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। फिर जो अंदर के ट्रैफिक के लिए अभी जो मनोज जी ने जो अपना सिग्नेचर ब्रिज के सामने से, और जो ये भी मेट्रो वाला प्रोजेक्ट निकाला जिसके ऊपर ऊपर मेट्रो जाएगी, नीचे नीचे रोड जाएगा, वो देखिए कितना बेहतरीन काम किया। तो लगातार देखिए ट्रैफिक, जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ेगी दिल्ली पे लोड आएगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। लेकिन इसीलिए हम बार बार अपील भी कर रहे हैं कि भाई ये तैयार होने के बाद कुछ जो है ट्रैफिक, दूसरा हम अपील भी कर रहे हैं, जो मेट्रो का जाल बिछा रहे हैं, मेट्रो को जाल बिछाने का यही कारण है कि जो लोग अभी अपने ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, अपनी कारों में बैठ के जाते हैं, उनको इतनी सुविधा दे देंगे कि वो आने वाले समय में अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे। अब ये आपका मेट्रो आ रहा है, अभी मैं सुन रहा था पीछे मनोज जी को, उनका ऐसा प्लान है कि इसको यहाँ से लेकर वो पुस्ता तक ले जाने का प्लान है इसको। तो अब 2 साल के बाद अगर ये पुस्ता तक चली जाती है और पीछे पुस्ता से आप बैठ करके इसी में जाने लगेंगे और अपनी गाड़ी स्कूटर को छोड़ देंगे, तो जाम कम होगा ना सर? बीजेपी को तो खास करके दिल्ली में जो डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के मालिक फिर से जो एलजी साहब बन गए ना। अब जब उस लायक नहीं रहेगा यहाँ का मुख्यमंत्री, तो किसी ना किसी को तो बागडोर उठानी पड़ेगी। मौका तो 10 साल के लिए जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को ही दिया था, मैंडेट दिया था, 67 सीटें दी, 63 सीटें दी। और जब इतनी सीटें मिलने के बाद भी जब उनकी जो नीयत और नीति में फर्क हो जाए, तो किसी ना किसी को तो यहाँ का मालिक बनना ही पड़ेगा सर। बहुत अच्छा। हम आपको यूं ही जो है, ऐसे ही जो है, आपको जो चुनावी जो भी आपको जो रणनीति होगी, चुनावी जो जुमला होगा, चुनावी जो आपको जो भी घोषणा होगा, जो भी कहें, हम आप तक जो है पहुंचाते रहेंगे। और आप सभी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि आप जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें